ये है इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक चीज। With such destructive power, it threatens the world. A deadly game of stealth. An undeniable strategic deterrent. Nuclear warheads that can wipe out countries. पूरे वर्ल्ड वार 2 में 5 मेगाटन एक्सप्लोसिव यूज किए गए। ये ट्राइडेंट 2 मिसाइल है जो 12 न्यूक्लियर वारहेड कैरी कर सकता है और इस एक मिसाइल में भी 5 मेगाटन एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है और एक सबमरीन 24 ट्राइडेंट मिसाइल कैरी कर सकती है। Enough nuclear power to destroy the human race several times over. हमारे पूरे इतिहास में कोई हथियार इतना डेडली नहीं था जितनी ये सबमरीन है। लोगों को अंदाजा ही नहीं कि हम इंसानों ने क्या चीज बना दी है। सबमरीन्स आर मेंट टू बी अनसीन, मतलब इनका पर्पस ही ये है कि कोई इन्हें डिटेक्ट ना कर सके, कोई इन्हें देख ना सके। सबमरीन के थ्रू आप अपने दुश्मन पर एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर रखते हैं क्योंकि ये किसी भी वक्त कहीं भी हो सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता। लाइक हो सकता है कि आप समुंदर में मज़े से नहा रहे हो और आपके नीचे 48,000 टन वजनी एक न्यूक्लियर सबमरीन हो जो एक बटन पर आधी से ज़्यादा दुनिया को तबाह कर सकती है। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सबमरीन इन्वेंट कैसे हुई? ये सबमरीन 3 से 4 महीने समुंदर के इतना नीचे कैसे रह सकती हैं? और सबसे बढ़कर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सबमरीन ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक चीज़ है। आइए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम इंसान हमेशा से ही अंडर वाटर जाने के तरीके ढूंढते आए हैं। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसमें वो एक बहुत बड़े ग्लास बैरल में पानी के नीचे जा रहा है। ये तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। फिर 1800 साल बाद लियोनार्डो डा विंची ने अंडर वाटर जाने की एक नाव का स्केच बनाया। मजे की बात ये है कि इसने ऐसे सारे स्केचेस को बड़े सीक्रेट रखे थे बिकॉज इसे डर था कि इंसान ऐसी शिप्स को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करेंगे। फिर 1775 में डच साइंटिस्ट ने समुंदर के नीचे जाने वाली एक बोट बनाई जो कुछ ऐसी दिखती थी। इससे टर्टल बोट कहा जाता था और ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे पहली सबमरीन थी। डच ने इस बोट को ब्रिटिश के खिलाफ फ्रीडम वार में यूज करने की कोशिश की मगर ये डूब गई और सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। खैर 19वीं सदी में इस आइडिया पर काम बहुत तेजी से हो चुका था। एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन इन्वेंट किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये इंजन हवा और फॉसल फ्यूल को मिक्स कर कर एक प्रेशर क्रिएट करता था जिससे छोटा सा एक्सप्लोजन होता था और चीजें चलने लगती थी। जर्मन्स के जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस इंजन को अंडर वाटर बोर्ड में यूज किया जाए और फिर इस तरह इन कश्तियों की बैटरी को समुद्र के नीचे इस प्रोसेस के थ्रू चार्ज किया जा सकेगा। जर्मन साइंटिस्ट ने इसी आइडिया पर अमल करते हुए पहली मॉडर्न सबमरीन इन्वेंट की। इन सबमरीन को यू बोट कहा जाता था, लेकिन इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम था कि इन सबमरीन्स के इंजन को हवा चाहिए थी और अंडर वाटर ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं। इसलिए जर्मन सब सबमरीन्स को 48 घंटे बाद पानी के ऊपर आना पड़ता था ताकि इंजन हवा पकड़ सके और जैसे ही वो पानी के ऊपर आती थी तो वो डिटेक्ट हो जाती थी और वो जो सरप्राइज वाला सारा एलिमेंट था वो खत्म हो जाता था। लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्द सॉल्व होने वाली थी। 20वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक टेक्नोलॉजी बूम आया। दुनिया की सुपर पावर्स एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार बना रही थी जिससे वो अपने दुश्मन को तबाह कर सके। अभी वर्ल्ड वार 2 को हुए 20 साल भी नहीं गुजरे थे कि दोबारा से एक विश्व युद्ध शुरू हो गई। 1939 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वार 2 में करोड़ों लोग मारे गए और वेस्टर्न वर्ल्ड लिटरली खंडर बनकर रह गई। जर्मनी वर्ल्ड वार 2 हार गया और इसकी ये यू बोट सबमरीन्स अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन के हाथ लग गई और इन तीनों कंट्रीज को अंदाजा था कि इनके हाथ बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी है। क्योंकि एक बात तो साफ थी कि जिसने भी अब दुनिया पर हुकूमत करनी है उसे इन समुद्रों पर कब्जा करना होगा और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद इन तीनों कंट्रीज ने
सीक्रेटली सबमरीन टेक्नोलॉजी पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। इसी सारे पीरियड में 1940 से 1950 के दरमियान साइंटिस्ट एटम को स्प्लिट करके न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर कर चुके थे। इस न्यूक्लियर एनर्जी की खास बात ये थी कि इस सारे न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को हवा की जरूरत नहीं थी। फिर 1950 में एक अमेरिकन नेवी ऑफिसर हीमैन रेक के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और इस सारे प्रोसेस में हवा का कोई जरूरत नहीं होती, तो क्यों ना हम इस न्यूक्लियर रिएक्टर को सबमरीन्स में लगाए जाएं और इस तरह सबमरीन को हर 2 दिन बाद पानी के ऊपर आना ना पड़ेगा, इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। इसने ये आइडिया अपने अमेरिकन नेवी चीफ को बताया। अमेरिकन चीफ ने इंजीनियर्स को ऑर्डर किया कि वो न्यूक्लियर प्लांट सब सबमरीन्स में लगाकर रैक-ओवर के आइडिया को टेस्ट करें और ऐसा ही हुआ और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और फिर सब कुछ बदल गया। of nuclear power has broken those bonds. Can go around the world on a core of uranium only slightly larger than a golf ball. अब सबमरीन को कुछ टाइम बाद हवा में ऊपर आने की जरूरत नहीं थी। अब एक सबमरीन 20 साल तक अंडर वाटर रह सकती थी, लेकिन जाहिर है इन सबमरीन में ट्रेंड फौजी होते हैं और इनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। इसीलिए हर 3 महीने बाद सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है ताकि खाने पीने की सप्लाई को रीस्टॉक किया जा सके और नए फौजी को लाया जा सके। न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की वजह से अब सबमरीन्स बड़ी आसानी से महीनों तक समुद्र की डेप्थ में रह सकती थी, लेकिन सिर्फ अंडर वाटर रहना ही काफी नहीं था। सोनार अभी भी सबमरीन डिटेक्ट कर सकता था। सोनार असल में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप साउंड वेव्स के थ्रू पानी में चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं और इस जमाने में सारी सुपर पावर्स कंट्रीज इतनी एडवांस हो चुके थे कि सोनार टेक्नोलॉजी यूज करें। इसी का तोड़ करने के लिए सब सबमरीन्स को रबर टाइल से कोड किया गया सो दैट सोनार के सिग्नल्स बाउंस ऑफ ना करें। ये इतने बड़े पंखों को साइलेंट मोड इंजन बनाया गया ताकि पानी में बिल्कुल भी शोर पैदा ना हो। और सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि सबमरीन के अंदर भी खामोशी का बहुत ख्याल रखा जाता है। सब सबमरीन के अंदर हर चीज पर रबर चढ़ा होता है ताकि जरा सी भी आवाज पैदा ना हो। सबमरीन के अंदर लोगों का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। सबमरीन में रहने वाले हर फर्द को एक ईमेल एड्रेस दिया जाता है जिस पर उसकी फैमिली मेल भेज सकती है, लेकिन हर ईमेल को टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करती है और उसके बाद ही वो ईमेल उसके तक पहुंचाया जाता है। बेसिकली इसकी वजह ये है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इन ऑफिसर्स को नहीं देना चाहते जिससे इनका मोराल खराब हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, ये न्यूज उसको शिफ्ट के खत्म होने पर ही दी जाती है और यहाँ पर शिफ्ट 2 से 3 महीने की होती है, तो इन सबमरीन ऑफिसर्स की बहुत टफ ड्यूटी होती है। अब अगर हम वापस 70s और 80s में आए तो सब सबमरीन्स बहुत बड़ी होती जा रही थी। मतलब अगर हम जर्मनी की यू शिप सबमरीन्स को अमेरिकन सबमरीन से कंपेयर करें तो इतना ज्यादा डिफरेंस था। ये सब सबमरीन्स बहुत बड़ी होती हैं। लाइक अगर हम जूम इन करें तो आप ये लोगों को देख सकते हैं। यहाँ किचन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये एरिया है जहाँ क्रू होता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रू कुछ ट्यूब के साथ सो रहे हैं। इन ट्यूब्स में ही न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू ये मिसाइल्स लॉन्च होते हैं। सिर्फ एक अमेरिकन सबमरीन में ही इतने न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं कि ये आपके पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकती है। ये सारा कुछ बताने के बाद अब अगर हम सबमरीन के असल पर्पस की तरफ आए तो वो है रिटेलिएटिंग अ न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री लेट से अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो रशियन सबमरीन समुद्र के नीचे किसी अननोन जगह पर होने की वजह से न्यूक्लियर स्ट्राइक को सरवाइव कर जाएगी और बदले में वो भी अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल से टारगेट करेगी। इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की इजाजत की जरूरत भी नहीं होती। सो अगर लेट से अमेरिका रशिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो रशियन सबमरीन्स के कमांडर्स किसी भी ऑर्डर का वेट किए बगैर अमेरिका पर वापसी न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। इसलिए हर सबमरीन के सेफ बॉक्स में एक सीक्रेट लेटर होता है। अगर किसी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए और उस कंट्री की लीडरशिप अटैक में मारी जाए, इस
इस लेटर में ये लिखा होता है कि अब सबमरीन का कमांडर को क्या करना है, इसलिए ये सबमरीन एक किस्म का साइकोलॉजिकल डिफेंस है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्री आपकी कंट्री पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करता। और इसलिए इतने सारे न्यूक्लियर बम्स होने के बावजूद रशिया और अमेरिका एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। ये सब सबमरीन ही न्यूक्लियर वार को रोके हुए है। इस वक्त दुनिया में 6 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर सबमरीन हैं, जिनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, इंडिया, रशिया और चाइना शामिल है। इसलिए ये सारी कंट्रीज मिलिट्री जाइंट्स है। जमीन पर न्यूक्लियर वेपन्स होना पावरफुल है, जेट्स में न्यूक्लियर पावर होना भी काफी पावरफुल है। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में आप इन न्यूक्लियर वेपन्स को देख सकते हैं और टारगेट बना सकते हैं, मगर जब आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन हो जो खामोशी से समुद्र में घूम सकती है, तो आपको अपने दुश्मन पर एक जबरदस्त सरप्राइज एडवांटेज मिल जाता है। तो मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन से समझाता हूं कि ये एक हाई क्लास सबमरीन है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं। हर एक मिसाइल के आगे एक ऑन शिफ्ट वार हेड्स होते हैं। जब भी एक सबमरीन मिसाइल लॉन्च होता है तो ऐसे फुल स्पीड से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है और वहां पहुंचते ही मिसाइल का इंजन ऑफ हो जाता है और फिर ये कॉन शिफ्ट वार हेड मिसाइल से निकलकर जमीन पर अपने टारगेट पर आकर पटकते हैं। सबमरीन से निकले इस एक मिसाइल की पावर जापान पर गिरने वाले एटम बम से 12 टाइम्स ज्यादा है और हर सबमरीन ऐसे 24 मिसाइल कैरी कर सकती है। ये सबमरीन एक एग्जाम्पल है कि हम इंसानों ने एक दूसरे को तबाह करने के लिए कैसी कैसी चीज इन्वेंट कर ली है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।